नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और सभी से भिन्न है। और यहाँ के जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं और कवि हैं, उन्होंने हमारी लोक संस्कृति को आज तक जीवित रखा है और उन्हीं में शामिल है हमारे आज के अतिथि। आइए आपको मिलवाते हैं शक्ति चंद राणा जी से, जो कि एक संगीतकार है, गायक है, लेखक हैं और एक कवि भी हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आपसे हम सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा रहा जी। शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो कराची से अपरूट हुए थे 1947 में जी। और उसके बाद फिर तब मैं छोटा सा था, लेकिन उसके बाद फिर वो पंजाब में जा कर के सेटल हुए। जी। वहाँ से फिर सारा मेरा शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चला। कुछ शिक्षा 2 साल के लिए गांव के स्कूल में हुई। जी। उसके बाद फिर वो अपने साथ मुझे जलंधर ले गए। जी। तो मेरी बाकी की शिक्षा जो है वो सनातन धर्म स्कूल में जलंधर में पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। जी। और उसके बाद फिर मैट्रिक मैंने लंबागांव से की, अपने प्रदेश से आकर के। जी। जी। हिमाचल बोर्ड से, जी। न पंजाब बोर्ड था उस टाइम पर। और उसके बाद फिर जा कर के जो आगे की शिक्षा थी वो डीएवी कॉलेज जलंधर में हुई। जी। तो वो जलंधर में उस कॉलेज में अच्छे कॉलेज था, उसमें पढ़ने का मौका मिला। जी। बीएड राजस्थान से करी जा कर के। उसके बाद शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में जो है ये सिलसिला चला। जी। तो मतलब आपने बहुत सारी जगह घूमी है अपने प्रारंभिक जीवन में। सौभाग्य रहा मेरा। जी। तो सर, अगर हम आपके जैसे ये लेखन और गायन की बात करें तो आपको कितना समय हो चुका है इसको लिखने में, गाने में, और कब से आपने शुरू किया था ये? गाने का सिलसिला जो है वो मेरा बचपन से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जो थे वो खुद गाया करते थे। जी। जी। और मैं उस टाइम पर मुश्किल से दूसरी क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे ब्रह्मानंद के भजन गाने सिखाए थे। अच्छा। बहुत अच्छी पुस्तक है एक ब्रह्मानंद की भजनों की। जी। जी। तो बड़े अच्छे और सुर ताल में वो बने हुए भजन हैं। जी। हालांकि मेरे को वैसी शिक्षा तो नहीं मिली इसकी जो है वो संगीत की, जी। लेकिन शौक था गाने का और थोड़ा सा स्वर भी ठीक था। जी। तो मैं भजन गाया करता था, तो वो मुझसे सुना करते थे, पर सिखाया भी करते थे और सुना करते। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक पीछे से चली आ रही परंपरा जो आपकी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि है। जी। जी। तो उसमें से चल रहा है। तो मतलब अच्छा, वहाँ से मुझे एक मिला था प्लेटफॉर्म। जी। वहाँ से ही आपको रुचि आई? हाँ, रुचि पैदा हुई। उसके बाद फिर गाया करता था मैं, लेकिन फिल्मी गीत हुए, भजन हुए इनको 1974 में जब मैं बाहर से सर्विस करके और कांगड़ा पहुंचा जी और बैजनाथ में पहुंचा, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात कुछ अच्छे साहित्यकार मित्रों से हुई। जी। जो कांगड़ा का जो परिवेश है उसमें जितने अच्छे से अच्छे साहित्यकार रहे, उनके साथ मेरा उठना बैठना हुआ। और उस वहाँ पर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप गाते हो तो आप कोशिश करो लिखने की। जी। जी। तो शुरुआत हुई एक मुशायरे से, एक कवि सम्मेलन था। जी। जी। और कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के मंच से वो कार्यक्रम हो रहा था। जी। डॉक्टर गौतम व्यथित जी उसके निदेशक हैं। जी। और सारे बहुत सारे थे, मतलब डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, मनोहर सागर पालमपुरी, पीयूष गुलेरी, प्रत्यूष गुलेरी बंधु। तो इस तरह से बड़ा सा शेष साहित्य में सदन के जो थे हमारे एक किस्म के बहुत मशहूर लेखक थे, शेष अवस्थी जी। 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 तो ओम प्रकाश प्रेमी जी, ऐसे लोग थे जिनके साथ जब उठना बैठना हुआ तो लगा कि ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं और क्या मैं भी लिख सकता हूँ। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई और पहला गीत लिखा, और वही गीत जो था वो बाद में चर्चित भी हो गया। जी बिल्कुल, वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका जो पहला गीत था जो आपने लिखा था और जो आपने रिकॉर्ड किया, वही आपका बहुत फेमस हो गया था, तो वो कौन सा गीत था और उसके भाव क्या थे, वो हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली वो यंग एज थी और उसमें जो है वो गीत लिखा गया था पहाड़ी में, अगर पहाड़ी में बोलूँ मैं जी जी, तो गड़े चुक्की चल रहा पानी है जो तू गोरे तेरे पैर कस दे। जी जी। और ये गीत जब मैंने गाया तो एक किसी मुशायरे में गाया, तो उसके बाद ये गीत किसी ने लिया मेरा, और वो ऑल इंडिया रेडियो शिमला से भी किसी ने गा दिया ये गीत।
अच्छा। और मेरे को पता नहीं कि किसी ने वो गीत लिया हुआ है, कोई गा रहा है मेरे लिखे हुए गीत को। जी जी। तो ट्रांजिस्टर पे गीत शिमला रेडियो चल रहा था जी। और मैं बाहर बैठा हुआ स्कूल की तैयारी में शेव शूव कर रहा था, तो वो गीत बजने लगा। अच्छा। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा मेरा गीत किसने गा दिया। फिर बाद में पता लगा मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने बिलासपुर से हैं, कश्मीर लाल गुप्ता जी, जी। उन्होंने यहाँ से गाया था। अच्छा, और तो वो उसके बोल लोगों आपको तक पहुंचाया आपका हाँ, गीत। जी सर, हम चाहेंगे कि आप उसके कुछ बोल सुना दीजिए। एक दो पंक्तियां गुनगुना के सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। वो गीत था, घड़े चुकी चल पानिए जो तू, घड़े चुकी चल पानिए जो तू, ओ गोरे तेरे पैर घस दे, ओ तेरे दिखी दिखी नोए नोए चा, तेरे दिखी दिखी नोए नोए चा, ओ मुँह फेरी लोक हस दे, ओ घड़े चुकी चल पानिए जो तू, ओ गोरे तेरे पैर घस दे। इस गीत को बाद में फिर मेरे ही विद्यार्थी रहे हैं धीरज शर्मा जी, जो मशहूर सिंगर हैं हमारे हिमाचल के, फोक सिंगर, लोक गायक, उन्होंने लिया फिर मुझसे। और वो SD कश्यप के स्टूडियो है मंडी में, वहाँ से उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग की एक ऑडियो कैसेट में, और उसके बाद उसमें निकला वो, फिर वो उसके बाद फिर पॉपुलर हुआ जी। तो इस तरीके से सर जो आपने ये गाना गाया, ये बहुत ही पहले तो बहुत सुंदर आपने ये गाना गाया, इसके जो बोल है वो बहुत ही प्यारे हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा इसके पीछे की आप हमें एक स्टोरी बताएं कि क्या आपके इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली थी, किस तरह से आपने लिखा ये गाना? ऐसा है कि जब वो कार्यक्रम एक कवि सम्मेलन का वहाँ पर हो रहा था, तो उससे 2 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने, किसी ने कहा कि आप गाते हो तो आप उसमें भाग लीजिए और उसमें लिखिए कुछ और जाइए जी। तो मैं ये सोचता रहा उसको कि भी कैसे लिखा जाए। लिखा तो मैंने कभी नहीं था पहले जी जी। फिर ये ऐसे गुनगुनाते हुए मैंने जो है ये बोल मेरे मुंह पर चढ़े, ये घड़े चुपकी चले पानी जो, तो लेकिन उससे पहले एक ऐसी एक युवती की फ़ोटो मेरे दिमाग में आई जो उसने घड़ा सिर पे उठाया हुआ है जी, और जी। वो पानी के लिए जा रही है जी। तो वर्चुअली जो है वो आपके अंदर एक इमेजिनेशन पहले आती है और उसके बाद फिर वो जो है आपके शब्द बनते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहली लाइन आपके मुंह पर आती है जो बाद में चल कर के गीत बनती है, दैट कम्स फ्रॉम द हेवनली म्यूज़, मतलब वो माँ सरस्वती की ओर से आती है, आशीर्वाद। उसके बाद आप उनका आशीर्वाद होता है, उसके बाद आप जो है वो आगे का बंदिश जो है उसको बांधने की कोशिश करते हैं जी जी। तो ये रहा है इसकी पृष्ठभूमि में जी। सर आपने बहुत सारे चीज़ें लिखी है, आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम लेखन की बात करते हैं, गाने की बात करते हैं या फिर हम कविताओं की बात करें तो उसमें शब्दों का चयन और उनका तालमेल आपस में वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक बहुत अच्छी रचना बना देते हैं आगे। तो आप किस तरह से उनका तालमेल बिठाते हैं? देखिए, आप गोपाल दास नीरज जी बहुत मशहूर साहित्यकार हुए हैं हमारे देश के जी जी। उनकी 2 लाइनें हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य जी, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य जी जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये ईश्वर की देन होती है जब आपके हाथ से कोई चीज़ जो है वो उसकी, वो चाहे कलाकार है जी, वो चाहे रंगमंच पे है, चाहे वो चित्रकार है जी, कोई ना कोई प्रतिभा वो एक आपके अंदर जो है वो परमात्मा ने दिया होता है, तो वो उसके हिसाब से वो चलता है। जहाँ तक आपने बात की है शब्दों के चयन की जी, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक तो प्रभु परमात्मा की देन तो होती ही है जी, लेकिन अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे जी, उतना ही आप जो है वो आपके पास एक शब्दकोश का भंडार रहता है जी, जी, और जितना आपका शब्दकोश का भंडार है जी, आपका सोचने का फलक जो है वो भी उतना ही एक्सपैंड होता चला जाता है। तो इसलिए मैं जो है वो बढ़ जाता मैं ये कहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी भी जो है वो जो कि किताबों से अब उसकी जो है वो एक अरुचि हो रही है जी, जी। उनको भी किताबें अधिक से अधिक अपने फ्री टाइम में जो है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब उठा करके आप पढ़ना शुरू करिए वो कुछ ना कुछ आपको दे
लेके जाएगी। बिल्कुल। और वो आपके जो अनुभव है जीवन का, उसमें वो चीज़ जो है वो शामिल हो जाएगी। क्या पता किस मुहाज पर, किस कदम पर, किस पड़ाव पर आपको वो जो पड़ी हुई चीज़ है उसका आपको जो है वो मिल जाए, उसका प्रयोग करना पड़ जाए आपको, और वो आपके काम देगी। जी। और तो सर वो कहते भी है ना कि किताबों में ज्ञान का भंडार है, जितना आप ग्रहण करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा लिखा था, मैंने पढ़ा है कहीं के, बुक्स आर द ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्रेंड्स। जी जी जी। कि ये आपके वो मित्र होते हैं जो कभी आपको दगा धोखा नहीं देते। जी बिल्कुल। जब चाहो आप इनसे बात कर लो। जी जी बिल्कुल। तो सर आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है और आपके पास ज्ञान का भंडार भी है, क्योंकि आप अध्यापन के क्षेत्र में भी रहे हैं। तो हम आपकी किताबों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी किताबें आपकी जो है प्रकाशित हुई है अभी तक। ज्ञान तो कभी भी पूरा होता ही नहीं है, ये तो इतना विस्तृत है कि आदमी जो है वो 7 जन्म बार बार ले ले फिर भी ज्ञान जो है ना वो तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि हम कुछ थोड़ा बहुत इस जीवन में आए हैं, जितना अध्ययन कर लेंगे वहाँ से हम लोग जो हैं वो कर मतलब उसको अपने में समा लेते हैं। जी जी। जितना कर लेंगे। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक आप कर रहे हैं जी, किताबों में मैंने लगभग जो है वो मेरी 6 या 7 किताबें जो हैं वो पहाड़ी बोली को लेकर के, कांगड़ी बोली को लेकर के, जिसको हम माँ बोली कहते हैं जी। उसकी सेवा के लिए जो है वो समर्पित हैं। अभी एक किताब 2 किताबें जो हैं वो दिल्ली में अंडर प्रिंट चल रही हैं, वो आने वाली हैं। लेकिन इस वक्त 5-6 किताबें जो हैं वो मेरी उसमें खंड काव्य हैं, गीत हैं, कविताएं हैं जी। वो मतलब प्रकाशित हो चुकी हैं पहाड़ी में। हिंदी में मेरा जो है वो लगभग 2-3 किताबें हिंदी में निकली हैं जी। तो वो प्रकाशित हैं। उनमें से ये पढ़ी है एक वेदना के स्वर जी। तो ये किताब है जिसको आप, ये वेदना के स्वर जो है जी जी। ये अभी रिसेंटली आई है और इसमें मेरे सारे हिंदी गीत हैं। अच्छा। जो इसमें लगभग 125 के आसपास, 130 के आसपास गीत हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो स्वर में हैं। अच्छा। मैं गा सकता हूँ इनको। जी जी जी। वो स्वरों के रूप में है ताकि आप उसको संगीत में भी पिरो सकें। हाँ, कोई भी गा सकता है, कोई जी भी। जी बिल्कुल। तो सर जैसे हम आपकी अगर दूसरी एल्बम की बात करें जो आपका आया था धंधे वाली पीर बुरी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उसके भी आपके जो गाने हैं वो काफ़ी फेमस रहे थे। हाँ बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है धौलाधार की गूंज। अच्छा। उसमें ये सबसे पहला गीत जो था ये आया था, इसमें गड़े चुक्की चल पानी है जो तू, और ये धंधे वाली पीड़ बुरी जी। ये धंधे वाली पीड़ बुरी जो ये भी धीरज शर्मा ने गाया हुआ है, लिखा मेरा है। अच्छा। अब लोग इसको जो है वो दांत की दर्द से कोरिलेट करते हैं। अच्छा। वर्चुअली मैंने जो लिखा था ये गीत ये लिखा था जब नेशनल लेवल पर हमारे बहुत सारे प्रांतों में ना ये जो इंसर्जेंसी चल रही थी, आतंकवाद चल रहा था, बहुत सारा कुछ जो था वो अपसेट सा हो रहा था। तो आदमी के 32 दांत होते हैं। तो 32 ही हमारे उस टाइम पर जो थे यूनियन टेरिटरीज वगैरह को मिला के हमारे कुल प्रांत थे। तो एक मन में आया और वो मैंने मतलब उसको लिखने की कोशिश की कि अगर एक दांत भी निकल जाए तो वो कितनी पीड़ा देता है। तो हमारे जितने प्रांत हैं उनमें इस तरीके से जो इंसर्जेंसी हो रही है अगर वो निकल जाए तो वो क्या करेगी। मतलब उससे तो पूरे का पूरा जो हमारे सरदार पटेल जी ने जो सारी रियासतों को इकट्ठा किया तो वो तो सारा सपना उनका जो है वो छिन भिन्न हो जाएगा। तो ये भाव था। और ऐसे महफिल में बैठे हुए थे तो किसी ने बोला कि गीत सुनाओ, तो वो गुप्ता जी जिनकी मैंने बात की उन्होंने बोला मेरे धंधे बड़ी पीड़ है। अच्छा। तो धंधे वाली पीड़ बुरी दूसरे ने बोला जी। तो ये जो लाइनें थी ना ये एकदम आई। तो उसको मैंने जो है वो फिर बंदिश की उसकी, और उसको ये नेशनल इंटेग्रेशन के ऊपर मैंने ये गीत लिखा है। एक बंद सुनाता हूँ इसका मैं शुरू का जी। ओ धंधे वाली पीड़ बुरी तालू में कड दी चढ़ाका हो दिखा कोई चेलड़ू मियो इसा उठ दिया ठाका हो धंधे वाली पीड़ बुरी तालू में कड दी चढ़ाका एक निकली ता होर भी जाने चट तो पाकुसी बैद सियाने
ओ फिरी पछताना कजो होई जाना खीर गड़ा का हो धंधे वाली पीड़ बुरी तालू में कड दी चढ़ा का। तो इसमें ये तोपा कोई चेलड़ू में हो यानी कि अच्छा नेता आए जी जो इन सारी परिस्थितियों को थोड़ा संभाले, ठीक करे, तो वो भाव था जी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा गीत जो है वो काफ़ी साल पहले गाया और लिखा था जी। जो अब सार्थक होने लगा है और हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब परिस्थितियाँ ठीक होती जा रही हैं, वो इंसर्जेंसी भी कम हो रही है, बाकी चीज़ें भी सारी जो इस वक्त हैं वो कंट्रोल में आ रही हैं और ये राष्ट्र के लिए अच्छा है जी। सर ये बहुत ही सुंदर जो गाना आपने गाया है और जो इसका भाव है इसके पीछे का कि जो अगर हमारा कोई हिस्सा अगर हमसे अलग हो जाता है तो क्या फील होता है उसके बारे में, तो ये बहुत सुंदर था। ये बड़ी मुश्किल से हमने हज़ारों साल की गुलामी के बाद हमने ये मिली है जी। इसको हम ऐसे ना गवा दें, मतलब सबसे बड़ी बात ये है, इसको गंवाना ठीक नहीं। बिल्कुल सर। तो सर आपको आपकी रचनाओं के लिए बहुत जगह पे सम्मानित भी किया गया है, आपको पुरस्कार भी मिले हैं, थोड़ा आप उसके बारे में हमें बता दीजिए। हाँ, ऐसा पुरस्कार तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उन जो भी संस्थाएं देती हैं ये मैं उनका बड़प्पन कहूँगा। वैसे तो ये है कि ये आदमी के अंदर जो कहीं पर भी कोई छिपी हुई प्रतिभा है उसको सम्मानित करना भी चाहिए और होनी भी चाहिए, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। बिल्कुल। तो मैं उनका सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, पहाड़ी विकास संगम है एक संस्था, एक राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश है जिसका मैं इस वर्तमान प्रभारी हूँ हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय कवि संगम का। अच्छा। और शेष साहित्य सदन का मैं मतलब फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ, निदेशक भी हूँ। ये संस्था हमने खड़ी की थी जिसमें लगभग 45-50 के आसपास साहित्यकार, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार और महिला साहित्यकार जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, कवियत्रियाँ बहुत अच्छा लिखती हैं। तो ये सौभाग्य है, उन्होंने भी सम्मानित किया है। बाकी बहुत सारे मानसरोवर साहित्यिक मंच राजस्थान से जो है वो आए दिन कोई ना कोई सम्मान, मेरे गीत कोई कविता कोई जाती है तो उसके ऊपर वो सम्मानित करते रहते हैं जी। और कोई ऐसी बात नहीं है, ये चलता रहता है, लेकिन लेखन चलना चाहिए। मान सम्मान तो अलग बात है, वो समय के बाद भी मिलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को तो उनके जाने के बाद लोगों ने जो है वो उनको वो ख्याति दी, सम्मान दिया। ये कोई नहीं, हमारा काम है कि हम समय का सदुपयोग करके चलें। सबसे बड़ा साहित्यकार समय जी, सबसे बड़ा वैज्ञानिक समय, सबसे बड़ा डॉक्टर समय, यानी समय हर चीज़ को जो है वो अपने ढंग से। आपने 50-70 साल पहले कंप्यूटर का नाम नहीं सुना होगा, बिल्कुल। तो ये समय है जो सारी चीज़ें करवाता है। और साहित्यकार जो साहित्य लिखता है और वो किताबों में आता है, वो समय अनुसार जो है वो उसके आधार पर लिखता है। कोरोना काल में पता नहीं कितनी रचनाएं रच दी गई, लिख दी गई। साहित्यकारों ने कोरोना को लेकर के बहुत कुछ लिखा। अगर कोई जंग चल रही है उसको लेकर के जो है वो, चाहे वो भारत पाकिस्तान की रही हो, चाइना की रही हो, उसको लेकर के, या कोई और परिस्थितियाँ, सामाजिक परिवेश है उसको लेकर के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और सर जो भी हम रचना करते हैं, जैसे आपने कहा समय का ही सब खेल है, तो जो भी रचनाएं होती है वो हम किसी भी समय पे सुने वो उसी समय के हिसाब से हमें एग्जैक्टली सेम लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अभी के लिए ही लिखी गई हो, चाहे वो कभी भी लिखी गई हो। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य जो एक ऐसी चीज़ है जिससे रुचि आदमी की कभी अरुचि में नहीं बदलती। जी जी बिल्कुल। जितनी बार आप किसी रचना को, आप चाहे कालिदास जी के जो साहित्य है उसको पढ़ें, आप श्री रामचंद्र शुक्ल हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं, या दिनकर जो हुआ, रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, या किसी भी की आप रचनाएं पढ़ेंगे, आपको जब पढ़ेंगे तब ताज़ा लगेंगे। बिल्कुल। बाकी चीज़ों से अरुचि हो सकती है जी। हम इवन पैसे से भी, या हमारी प्रॉपर्टी जो, उससे भी अरुचि हो सकती है जी जी। इससे अरुचि नहीं होती। बिल्कुल। तो ये सर हम रचनाओं की बात कर ही रहे हैं, तो आपका एक रिसेंटली गाना आया था चस्का लगा चंडीगढ़ का, वो भी काफ़ी फेमस हुआ है। आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, तो उसके भाव हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने वो गाना लिखा था और किस तरह से जो फिल्म आया गया है वो, उसके बारे में।
चस्का लग गया चंडीगढ़ दा, ये मेरी आज तक की जितनी रचनाएं मैंने लिखी हैं, मेरा ख्याल है पता नहीं 5,000 या 7,000 से ज़्यादा रचनाएं हैं। जी जी। लेकिन ये गीत जो थे ये माँ सरस्वती की देन है। और जब ये लिखने लगा मैं इसको, तो मेरे मन में पीड़ा थी, जो समाज के अंदर विसंगतियाँ आ रही थी, तो उसको लेकर के थी, और मैंने उनका वर्णन इसमें किया, और ये हाथों हाथ लोगों ने लिया। मैं आपको इसके 2 शब्द सुनाता हूँ। बिल्कुल। चस्का लगया चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी ताजी, हो हुण नी गम दी मित्रो ना मगरूरा पानी। चस्का लगया चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी। चस्का लगया चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी ताजी, हो हुण नी गम दी मित्रो ना मगरूरा पानी ताजी, हो हुण नी गम दी मित्रो ना मगरूरा पानी। सुनम सुने टपरू मित्रों, सुनम सुनिया बाटा। अज सुनम सुने टपरू मित्रों, सुनम सुनिया बाटा। कर कर जंदरे लगे मित्रों, खड़ियां मंजियां खाटा। अज गबरू फिरन कुआरे मित्रों, मिलदे नी अज हानी। चस्का लगया चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी ताजी, हो हुण नी गम दी मित्रो ना मगरूरा पानी। जी। तो ये इसमें देखिए कि शादियां नहीं हो रही बच्चों को, इसके मतलब उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, लड़के कुंवारे फिर रहे हैं जी। गाय गऊँ जो हैं वो सड़कों पर हैं जी। इसके अलावा जो आज का हमारा खाने पीने का जो लहजा है, अंदाज है, बदल गया। हालांकि ये प्रूव हो चुका है कि जब आप पारंपरिक अपने जो खाने हैं या ट्रेडिशनल जो खाने हैं उनको खाएंगे तो आपको बीमारियां कम लगेंगी जी। लेकिन अब युवाओं को क्या कहें तो बाकियों को क्या कहें, ये ज़्यादा करके जो है आजकल फास्ट फूड का ज़माना, तो उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। मेरी 1-2 डॉक्टर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा रीज़न आज जो है बीमार होने का वो है ये जो फास्ट फूड है। जी जी जी। तो इस करके जो है वो थोड़ा सा हमारी युवा पीढ़ी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जो चीज़ें हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है वो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही टेस्ट करके जो है वो ये हमें बता दी हैं कि आपको इस तरीके से ये अपना से रखना है। जी बिल्कुल। तो सर आपकी इतनी सुंदर रचनाएं होती है तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो गीत है उसमें सामाजिक सरोकार क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। ये सामाजिक सरोकार में आज साहित्यकार जो है वो अगर समाज के बीच में घट रही कुछ या उत्पन्न हो रही विसंगतियों को अगर वो अपने गीतों में नहीं लेगा, उनको एड्रेस नहीं करेगा, उनके साथ वो उसका जो वो जुड़ाव नहीं होगा, तो वो कैसे पता लगेगा कि समाज को किधर जाना है, समाज किधर जा रहा है। जी जी। तो मैं आपको एक छोटी सी अपनी इसी में ताज़ा रचना जो है अभी रिसेंटली एक पालमपुर में घटना हुई और उस प्रकरण को लेकर के मैंने गीत लिखा, तो उसके चंद शब्द जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पक्की गईयां फसलां गाड़ुआं सुआड़ुआं, पक्की गईयां फसलां गाड़ुआं सुआड़ुआं, हो तोपी रख मित्रा तू ठींबियां निहाड़ुआं, ओ तोपी रख मित्रा तू ठींबियां निहाड़ुआं, ओ लाई ने प्रीत खाने के दराटां वाले, हो रखने नी सिरे पर गिद्दू कदी, हो मिलना नी छड्डा हुण, मिलना नी छड्डा हुण बाटां कन्ने लाड़ुआं, हो पक्की गईयां फसलां गाड़ुआं सुआड़ुआं, हो पक्की गईयां फसलां गाड़ुआं सुआड़ुआं। तो ये मतलब कुछ 1-2 बंद मैंने आपसे सुनाए। इसमें क्या है कि
जब समाज में कोई घटना हो रही होती है, साहित्यकार जो है वो उस घटना को लेकर के कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि सुधारात्मक जो उसका दृष्टिकोण रहता है वो चाहिए होता है कि हमें थोड़ा सा नियंत्रित करना है। 25 साल तक हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें हमने पढ़ने का काम करना है, ज्ञान अर्जित करना है। तो ऐसे ही 25 से 50 तक आगे चलना है, जो अलग अलग हमारी जो स्टेजेस बनाई है लाइफ की। तो हमारा विद्यार्थी जीवन जो है उसमें बहुत संयमित रहने की ज़रूरत रहती है हमें। तो अगर हम नहीं रहेंगे तो वो लक्ष्मण रेखा पार होगी, लक्ष्मण रेखा पार होगी तो फिर ये प्रकरण होंगे जो पालमपुर में अभी रिसेंट। इसलिए हमें अपने जो स्टेजेस है उसको बहुत भावनाओं को, भावों को, इमोशंस को बहुत नियंत्रित होके चलना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सुंदर हमें कविता सुनाई और आपकी जो इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं वो हमें बताई है। आपने अपना जो अनुभव है हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे शक्तिचंद सर और इनकी रचनाओं के बारे में आपने देखा और हमें यकीन है कि आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। और आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।